हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स और इसके साथ ही हमारा ये रिसेप्टर्स की जो फैमिली है वो यही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जीन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स को डिस्कस करते हैं, इनके टाइप्स देखेंगे और इनकी फंक्शनिंग देखेंगे कहाँ कहाँ पे होती है बॉडी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, देखिए ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं। और ये जो होते हैं किसी ना किसी आयन चैनल के साथ अटैच होते हैं, मतलब ये रिसेप्टर्स कहीं ना कहीं आयन चैनल के साथ लिंक्ड होने के कारण ही इनको हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर कहते हैं। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं आयन चैनल के साथ लिंक हो करके उसको ओपन या क्लोज होने में हेल्प करते हैं, लेकिन इसके ओपन या क्लोज होने के लिए इन रिसेप्टर्स को किसी लिगेंड के साथ बाइंड होना होगा। मतलब ये रिसेप्टर्स पहले तो किसी लिगेंड के साथ बाइंड हो करके या नहीं बाइंड होकर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होंगे, और उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई सेल सरफेस पे पाए जाने वाले जो आयन चैनल्स होते हैं वो ओपन या क्लोज होंगे, तो आयन का मूवमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इनका रेगुलेशन इस तरीके से होता है। उसके बाद ये कई सारी सब यूनिट वाली प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इनकी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन से ही जो आयंस का मूवमेंट होता है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर होना है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर होना है, ये जो रेगुलेशन है वो इनके एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये जो आयन चैनल लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं इनको हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला सिस लूप रिसेप्टर होते हैं, दूसरे होते हैं आइनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर, और उसके बाद होते हैं एटीपी रेगुलेटेड P2X रिसेप्टर। ठीक है, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, सिस लूप रिसेप्टर, ग्लूटामेट रिसेप्टर, P2X रिसेप्टर। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, तो एक एक करके इनके हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सिस लूप रिसेप्टर। देखिए सिस लूप रिसेप्टर का यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें हमने दिखाया है कि जो सिस लूप रिसेप्टर है ये किसी ना किसी आयन चैनल के साथ लिंक्ड है। इसका जो एन टर्मिनल डोमेन और सी टर्मिनल डोमेन दोनों ही क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, कितने सारे डोमेन से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 5 डोमेन मैंने ऐसे दिखा दी है, लेकिन इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा 3D में स्ट्रक्चर जो होता है वो एक पोर टाइप का भी बनाता है। पोर टाइप का बनाने का मतलब ये है कि जो आयंस को पास होने के लिए जगह देता है। तो मतलब ये जो डोमेन्स इस तरह से लगे हुए हैं ये पैसेज को बनाने का काम करते हैं। जब ये 3D स्ट्रक्चर हम इनका देखेंगे तो ये पैसेज बनाते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से देखिए कि कोई ऐसे मान लीजिए पेंटामरिक है, तो इस तरीके से तो ये पैसेज, ये बीच में पैसेज बन रहा है ना, तो ये जब आप 3D में बना पाएंगे तो ये आप समझ भी पाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया, आप ऐसे एग्जाम में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पेंटामेरिक रिसेप्टर होते हैं, इसमें 5 डोमेन्स होते हैं। तो 5 डोमेन्स मैंने दिखा दिए हैं। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों ही आउटसाइड द सेल होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है वो पैसेज प्रोवाइड करता है आयन के मूवमेंट के लिए। एंड टर्मिनल जो इनका एंड होता है उसके बाद में इनकी खास बात ये होती है कि उसके बाद एंड टर्मिनल के बाद एक लूप पाया जाता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे लूप बना हुआ है, ये एंड टर्मिनल डोमेन है, इसके कुछ ही डिस्टेंस पे यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज होता है दो। और जो डाइसल्फाइड लिंकेज होगा वो किस अमाइनो एसिड के बीच में बनेगा, 2 सिस्टीन रेजिड्यूज के बीच में बनेगा। तो 2 सिस्टीन रेजिड्यूज के बीच में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, इसी से इसका नाम सिस लूप रिसेप्टर दिया हुआ है। तो ये वाला आपको तो ये पार्ट बनाना ही पड़ेगा इस रिसेप्टर में। और दूसरी खास बात ये है कि इनकी एन और सी दोनों ही टर्मिनल बाहर होते हैं। सेल के अंदर कोई भी एन या सी टर्मिनल से कोई भी डोमेन नहीं होता है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चरल थोड़ा सा पार्ट हो गया। इनके एग्जाम्पल है जैसे गाबा रिसेप्टर, सीरोटोनिन रिसेप्टर, ये नर्व सेल पे पाए जाते हैं और न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ये सिस लूप रिसेप्टर में। उसके बाद आता है ग्लूटामेट रिसेप्टर। ग्लूटामेट रिसेप्टर ग्लूटामेट के बाइंड होने के लिए से एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इनका नाम ग्लूटामेट रिसेप्टर है। तो ये क्या होते हैं, टेट्रामेरिक होते हैं, इनमें 4 डोमेन होते हैं। ये भी चारों डोमेन ऐसे नहीं दिखते हैं, वो तो मैंने यहाँ समझाने के लिए बनाया है। वैसे 3D में आप देखेंगे तो इसी तरीके से 4 डोमेन मिलके पैसेज सा बनाते हैं वो। ठीक है, इनका जो एन टर्मिनल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और सी टर्मिनल इंट्रा सेलुलर होता है। देखिए इस तरीके से बना हुआ है।
ये भी न्यूरोट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली ये लर्निंग और मेमोरी रिस्पॉन्स से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये जो रिसेप्टर्स हैं ग्लूटामेट रिसेप्टर, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो लर्निंग और मेमोरी रिस्पॉन्स जो बॉडी में हो रही है उससे रिलेटेड होता है। और अगर इनकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें अल्जाइमर डिजीज़ या पार्किंसंस डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, मेमोरी रिस्पॉन्स से रिलेटेड ये सारी डिजीज़ेज़ हैं। ठीक है, तो ये डिजीज़ेस के पीछे अल्टीमेटली ग्लूटामेट रिसेप्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उनकी नॉन फंक्शनिंग या अगर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो ये सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं। एग्जाम्पल में एक रिसेप्टर मैंने बताया है NMDA रिसेप्टर, याद कर लीजिएगा, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लूटामेट रिसेप्टर। इसके बाद लास्ट में हमारा P2X टाइप के रिसेप्टर। P2X टाइप के रिसेप्टर जो होते हैं ये भी आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर हैं जो कि ATP बाइंडिंग से एक्टिवेट होते हैं। इसमें 3 डोमेन होते हैं। एक ये वाला जो डोमेन बीच वाला बनाया है ये उस सेल की उस तरफ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जैसे दिखाने को मैंने दिखा दिया है, लेकिन ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाहर की तरफ अब मैं कैसे ही दिखा पाती, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा बना दिया है। 3D में ये जुड़ा होती है, तीनों आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला है वो बाहर की तरफ होता है। कुछ इस तरीके से इस स्ट्रक्चर बनता है इनका। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे सेल सरफेस में धंसे होते हैं, ये बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अटैच होते हैं दोनों। उसके बाद देखिए ट्राइमेरिक रिसेप्टर, तो ये हो गया N और C टर्मिनल, इसके दोनों ही इंट्रासेल्युलर डोमेन में स्थित होंगे। ठीक है, एक्टिवेट होगा जब ये ATP बाइंड करेगा इनके साथ, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये कैटायंस को मेनली पैसेज प्रोवाइड करता है, मेनली मोनोवेलेंट कैटायन को, जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये कैल्शियम आयन या डाइवेलेंट कैटायन को या एनायंस को भी पैसेज देता है, लेकिन मोस्टली ये कैटायंस के लिए ही काम करता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप भी इसी में आ जाते हैं आपके। रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, देखिए बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, या कहीं आपको इरिटेशन हो रही है, खुजली जैसी हो रही है, तो ये सब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर आ रहा है, तो ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी में, उसके लिए कौन से रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? P2X टाइप के रिसेप्टर। ये कई तरीके के होते हैं, P2X1, X2, X3, X7 तक होता है इनका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि जो P2X टाइप के हैं इनको प्यूरिनो रिसेप्टर भी कहते हैं। P का मतलब प्यूरिन से रिलेटेड है, क्योंकि ATP के साथ बाइंड हो रहे हैं, तो ATP बाइंड होने से एक्टिवेट होके ओपन हो जाते हैं, फिर ये पैसेज देते हैं, जो भी इनके कैटायंस या एनायंस को पैसेज देना होता है वो पैसेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके के रिसेप्टर हो गए, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, इसके बाद हम जीन थेरेपी पे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। डायग्राम भी अगर आपको याद हो जाएगा तो आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।